नमस्कार। लहर किस्मत से मैं अस्मा आज भोपाल में आप सभी के साथ में कुछ खास लेकर के आ रही हूँ। यहाँ एक बड़ा अधिवेशन हो रहा है जिसमें शिव कुमार कक्का जी की संस्था किसान मजदूर महासंघ, इसमें ज़िला स्तर पर जितने भी अध्यक्ष हैं या और प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं अभी तक, किसानों के अपने नेता शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर नीति निर्धारित की जा रही है जिसमें मुख्य रूप से अनुशासन और संस्था को किस तरह से आगे जनता के बीच में लेकर के जाया जाए और किसानी से जुड़ी भी समस्याएं, इस पर खुल करके बातचीत हो, ऐसा माहौल यहाँ जारी है। अपने नेतृत्व की कला को निखार रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से कृषि को फैलाया जा सकता है। जब केंद्र सरकार बजट में कटौती कर रही है तो ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, आगे कहाँ तक जाएगी ये हम देखेंगे। यहाँ शिव कुमार कक्का हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। सर, इस अधिवेशन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा 3 वर्ष में ये रूटीन में होता है अधिवेशन। इसमें हमारे 51 जिले के अध्यक्ष, 330 विकास खंडों के अध्यक्ष, जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाते हैं और 3 वर्षों में संगठन विस्तार को लेकर उन्होंने क्या किया और आगे हमारा लक्ष्य क्या है, तो इसको लेकर हमारी चर्चाएं होती हैं, रणनीति होती है। जो हमारी मांगें हैं वो वर्तमान में क्या है, नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, तो एक मांग पत्र भी हम तैयार करते हैं। उसमें 3 दिन किसानों को यहीं रहना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक हमने इस बार नया कार्यक्रम जोड़ा है, वो ये जोड़ा है कि जितने भी पार्टी के हेड हैं, राजनीतिक पार्टी, चूँकि हमारा मंच नॉन पॉलिटिकल है, ये पहली बार हम करेंगे कि हम ज्ञापन देने किसी भी दफ्तर में नहीं जाएंगे और न हम किसी मुख्यमंत्री को देंगे। उनको यहाँ बुलाएंगे, ज्ञापन लेना है तो आइए, तो ये हमारी मांगे हैं। 1 घंटे के लिए उनको मंच देंगे, हम लोग मंच से बाहर रहेंगे। हमारी ये मांगे हैं, चुनाव सामने है, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं वो करिए। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन करेगी उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है अभी तक का। तो 18.5 वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी का, वो हम किसानों के बीच में रखेंगे और 15 महीने का कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है वो भी बीच में रखेंगे। अभी ये तय हुआ है कि हमारी 101 दिन की यात्रा होगी। 50 बड़ी गाड़ियों को लेकर हम निकलेंगे, टाटा मैजिक जो होती है जिसमें फ्लैक्स लग जाते हैं, और ये यात्रा 100 दिन जाएगी। हर विधानसभा में हम 2 सभाएं लेंगे और 2 सभाओं में इनका हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि इन्होंने ये किया है। वोट किसे देना ये हमारा विषय नहीं है, रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है, अब आपको जैसा लगता है वहाँ वोट दीजिए, पर हम वोट की बात नहीं करेंगे। जिस प्रकार किसानी में किसान आज तक नुकसान उठा रहा है, उसका लाभांश अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। ये लंबी लड़ाई है, आगे से कैसे सरल किया जाएगा? देखिए, इसमें बहुत तय हो चुका है कि किसान 2014 के बाद, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 3 गुना कर्जदार हो चुका है। कर्जदार बढ़ता जा रहा है। सरकार कृषि पर जीएसटी लगा हुआ है, खाद पर, बीज, फर्टिलाइजर पर, कीटनाशक पर। तो हमारी मांग थी कि भाई अब जीएसटी हटाइए, या तो खेती की लागत को कम करिए या फिर हमको वाजिब दाम दीजिए। तो हमारी बुलेट मांग केवल 2 ही हैं। एक कि हमको 2007 जनवरी से C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था, वो हमको नहीं मिला है, जिससे हम और ज़्यादा कर्जदार हुए हैं। वो हमारा 5वां आयोग था, स्वामीनाथन आयोग, और उनने 2007 जनवरी से नहीं दिया है, उसकी वजह से हम कर्जदार हुए हैं और इतना कर्जा हो गया है कि सुसाइड रेट किसानों का बढ़ गया है। तो एक बार हमको ऋण मुक्त किया जाए, MSP C2+50 के अनुसार दी जाए और एक बार हमको ऋण मुक्त किया जाए। कर्ज माफ़ी की बात हम नहीं करते, माफ़ी मिलती अपराधी को। हमने अपराध नहीं किया है, हमने देश को उत्पादन दिया है, देश को पालने का काम किया है, देश की सेवा की है हमने, इसलिए हम माफ़ी जैसे सबसे चिढ़ते हैं, हमको ये सब पसंद नहीं है। क्या आप किसानों की इस दशा से सहमत हैं जहां पर केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और यूनियन बनाने के नाम पर मतलब संगठन तैयार तो होते हैं, लेकिन जब आपने देखा तराई के क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान जो तस्वीर सामने आई कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके ऊपर पॉलिटिकल
पार्टीज़ का प्रेशर ऐसा आया कि उन्हें गाड़ियों के टायर के नीचे कुचल दिया गया। तो राजनीतिक पार्टियों वर्सेस किसान, ये पहले भी चल रहा है और आगे भी वही तस्वीर सामने झलक रही है। तो ये धुंधली तस्वीर कि किसान वो एक उज्जवल भविष्य देखेगा, ये कब साफ होगी? देखिए, जो लखीमपुर खीरी में हुआ उसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अजय मिश्रा टैनी है, जिनको प्लानिंग में आरोप है 302+PB हत्या के षड्यंत्र में शामिल होना, SIT यूपी ने रिपोर्ट दी है। वो अपराधी हैं, उन पर FIR दर्ज है। उसके बाद भी वो गृह मंत्री राज बने हुए हैं। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना गिरफ्तारी हो रही, बल्कि उनका बेटा जो डायरेक्ट दोषी है, जिसने जीप चढ़ाई है, उसकी जमानत नहीं मिल गई। तो उसका हमने विरोध किया। हमारी ये मांग रही है कि राज्य गृह मंत्री इस्तीफा दें और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो उनको अंदर करें, जेल में भेजें। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो देश की, अभी तक किसानों के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया है। हमने ये कहा अपनी बात को लेकर कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 ही फैक्टर हैं देश में, बल्कि 3। सीमा की सुरक्षा। हमारा एक बेटा, 99% लोग हमारे सीमा में है, बर्फबारी में वो रात को दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, देश की रक्षा में अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके शव हमारे गांव में आते हैं लपटे हुए तिरंगे में। एक बेटा हमारा वो काम कर रहा है, दूसरा बेटा हल बखर और ट्रैक्टर लेकर खेत में उत्पादन का काम कर रहा है। बाहरी सुरक्षा की जवाबदारी भी किसानों की, मजदूरों की है। आंतरिक सुरक्षा, अन्न की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वो भी उसकी जवाबदारी हमारी है। रहा सवाल रोजगार का, तो पूरे देश में 15 करोड़ किसान हैं और एक परिवार में 5 लोग कम से कम होते ही हैं। तो 75 करोड़ लोगों को हम डायरेक्ट रोजगार भी दे रहे हैं खेती से। 5 करोड़ कृषि मजदूर है, 25, तो 25 करोड़ हो गया 100 करोड़, 75 वो और 25 करोड़ लेबर का परिवार, ये हो गए 100 करोड़। 2 करोड़ वो लोग हैं जो ट्रेडिंग, अनाज की ट्रेडिंग, खाद, बीज, कीटनाशक को बेचना, उसको निर्माणकारी करना, तमाम बिल्डिंग की दुकान है, रिपेयरिंग की दुकान है, ट्रैक्टर की दुकान है, ट्रैक्टर के कारखाने हैं, इन सब में 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व होते हैं। 2 पंजे 10, तो 110 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार देने का काम अकेला कृषि क्षेत्र कर रहा है। और पूरे भारत में जितनी नौकरियां हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के केवल 3% को रोजगार दे पाती हैं। तो रोजगार के क्षेत्र में भी हम नंबर 1, देश की बाहरी सुरक्षा में हम नंबर 1, देश के उत्पादन में हम नंबर 1। उसके बाद भी 5 आयोग बने हैं आज़ादी के बाद में, एक भी आयोग की रिपोर्ट सरकार ने लागू नहीं की है और लगातार खेती की उपेक्षा देश को लगातार कर्ज में ढकेल रही है। आपके संगठन से जुड़ने वाले सदस्य या जनप्रतिनिधि वो किस प्रकार लाभान्वित होंगे? क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर डिलीवर हो रहा है या आप जो नेतृत्व कुशलता दिखा रहे हैं, वो संगठन की आपसी जुड़ाव की नीतियाँ हैं, लेकिन यहाँ फोकस इससे पहले जो इतिहास रहा किसान का, जो किसान की स्थिति थी, उसमें आज किस तरह बदलाव आएगा? क्या फेरबदल होंगे? किसान जब मुश्किल वक्त में उसकी फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे में उसके सामने अब भरण पोषण का सवाल होता है। सरकार की तरफ से बीमा का मिलने वाला सहयोग, उस पर भी कटौती कर दी गई है, बजट में कटौती कर दी गई है। तो यूनियंस किस तरह सपोर्ट करने वाली हैं? देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी तक 42 डिसीजन लिए हैं लेबर के खिलाफ। लेबर एक्ट खत्म कर दिया है, 12 घंटे काम करने का कानून बन चुका है देश में। 32 डिसीजन किसान के खिलाफ लिए हैं जब से वो सरकार में आए हैं, और 300 से ऊपर डिसीजन कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में लिए हैं। तो ये तय करता है कि ये गवर्नमेंट कॉरपोरेट की गवर्नमेंट है और किसान मजदूर विरोधी गवर्नमेंट है। रहा सवाल यूनियन का, आपने पूछा यूनियन का मुख्य काम क्या होना चाहिए, वो ये कि हमको इस देश के अशिक्षित किसानों को अवेयर करना हमारा मुख्य काम है कि वो अपनी लड़ाई जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर खुद लड़ सकें। क्योंकि किसान समस्या का दूसरा नाम किसान है, उसको तहसील में समस्या है, उसको गांव में समस्या है, हर जगह हम नहीं जा पाएंगे। अगर वो अवेयर हो गया, जागृत हो गया, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो सभी यूनियनों का एक काम होना भी चाहिए कि हम किसानों को अवेयर करें,
तो हमारा मुख्य रोल इनको अवेयर करने का है ताकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी कर सकें, तहसील से लेकर प्रदेश तक अपने आंदोलन की धमक दे सकें। ये हमारा मुख्य काम। सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने चलाया कि सब शिक्षित हों, क्या जागृत होना ज़रूरी है कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ही ना हो? देखिए, जब तक वो जागृत नहीं होंगे तब तक किसी तो व्यवस्था तो यूनियंस बना रही है ना, लीडर्स तैयार कर रहे हैं, सिस्टम प्रशासन तैयार कर रहा है सरकार। इसमें मतलब किसानी वो छोड़ करके वो शिक्षित होने में, साक्षर होने में समय अगर बिताएगा, दो और दो का पहाड़ा याद करेगा, तो ये कितना तर्कसंगत है? 80 साल का किसान या 60 साल का किसान वो किस तरह संभव हो सकता है? देखिए, हम बुजुर्गों को पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्कूलों में कृषि को एक सब्जेक्ट के तौर पर, हाँ, स्कूलों में सब्जेक्ट हो कृषि का, अपने नैतिक अधिकार और दायित्वों का बोध भी हो कि मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, ये भी हो। एजुकेशन हमारा हमेशा रहा है, नंबर 1 पर रहा है कि एजुकेशन पहली सीढ़ी है किसी परिवार और देश की, जो विकास के ऊपर ले जाएगी। यदि आप तो उस समय पैदा नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ था, हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना कलाम साहब, उनका 1 घंटे का भाषण है पार्लियामेंट में। जब सारा बजट बढ़ चुका था और 1% बचा था केवल, तो वो शिक्षा, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर दिया गया था, और ये 25-30 साल तक रहा। उन्होंने कहा कि देश को आवश्यकता है एजुकेशन की, हमको सब्सिडी बंद करना चाहिए, तमाम चीज़ें बंद करना चाहिए, पर अगर हम देश को शिक्षित कर देते हैं एक बार, तो देश के जो बच्चे बाहर जाएंगे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, ये वहाँ से डॉलर लेके आएंगे, पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। उनका बहुत अच्छा भाषण था। उन्होंने कहा लाखों करोड़ों स्कूल प्राइमरी खोलिए, मेडिकल कॉलेज हज़ारों खोलिए, IITs खोलिए, ताकि पूरा देश शिक्षित हो जाए, और जब शिक्षित हो जाएगा तो अपनी समस्याएं वो खुद सॉल्व कर लेगा। शिक्षित नहीं होने की वजह से उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अनुदान अधिकारी खा जाएंगे, उसको पता ही नहीं होगा कि ग्रांट कहाँ की है। तो एजुकेशन बेस है, हम उसकी प्रमोट करते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हम जो एजुकेशन नहीं ले सके हैं किसी बात से, जो हमारी बात को केवल समझ सकते हैं, उसके लिए हम उनको अवेयर कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि आप अवेयर हो, संगठित हो और अपनी जायज़ मांगों के लिए आगे आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जागृति भी बहुत बार एक अलग विपरीत परिस्थिति से मिला देती है। तो देश की जनता खुशहाल हो, उसके लिए बेहतर व्यवस्था, सटीक व्यवस्था लगता है कि वो आप लोग बिछाने का काम करेंगे, और सभी में संभाव हो, सभी वर्ग इसमें समाहित होंगे। क्या ऐसा कुछ मतलब आपकी नीति है? हमारी नीति है, जाति पंथ मत भेद को छोड़कर जाति तोड़ो, देश को जोड़ो। हमारा ये नारा शुरू से रहा है, और सब मिलकर राष्ट्र के निर्माण में काम करें। जो देश में माहौल नफरत का बना हुआ है। क्या इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के सारे त्यौहार हमारे कैटलॉग में हैं। अच्छा। हम जो त्यौहार मनाते हैं उसमें ईद भी है, उसमें 25 दिसंबर का क्रिसमस का त्यौहार भी है, गुरु नानक जयंती भी है, होली भी है, दिवाली भी है, महापुरुषों की जन्मतिथियाँ भी हैं, हमारे ये त्यौहार हैं। जिस तरह खाप का भी रिप्रेजेंटेशन हुआ कुछ देर पहले, तो क्या इसमें खाप का क्या रोल होने वाला है इस यूनियन में? किसान यूनियन क्या खाप के साथ मिलके काम करने वाली है? नहीं, खाप हमारे साथ मिलके काम करेंगी। ये खापें बहुत हैं हरियाणा में, तो सारी खापें मिलके जो भी हमारे साथ आना चाहते होंगे वो मिलकर इस आंदोलन को, संगठन को मजबूत करेंगे। आपका संगठन किस किस राज्य में प्रसार लिए हुए? अभी हम 14 राज्यों में हैं। कश्मीर में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार हो गया है, जम्मू कश्मीर भी हो गया है। अब ये जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो फसलें हैं, प्रमुख फसलें, उसमें गेहूं रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करता आया है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था है यहाँ के फसलों को संभालने की? आप लोगों ने क्या नीतियाँ निर्धारित की हैं? क्या सरकार के साथ में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सेम चलेंगे या कुछ उसमें भी फेरबदल होने वाला है? देखिए, पहले मंडियाँ बंद करने वाले थे लोग जी। हमने आंदोलन किया, सरकार मंडी बंद नहीं कर सकी, प्राइवेट मंडी में ले जा रहे थे हमको, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो वर्तमान में अभी भी 30 से 40% फसलें MSP पे नहीं बिकती हैं, जिसका हम सरकार पर दबाव देते हैं कि हमारी जो 2 मांगें थी उसमें यही एक मांग थी कि C2+50 के हिसाब से 24 जीन्स को MSP की दर पर सभी फसलों को
पूरी मात्रा में क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग थी। वो अभी मांग चल रही है। तो 30 से 40% फसलें हमारी एमएसपी पे नहीं बिकती हैं, बाकी फसल एमएसपी बिकती हैं, जिसकी व्यवस्था सरकार ने की है। तो उसमें हमारा संघर्ष चलता रहता है। और गेहूं में हम मध्य प्रदेश 3 से 4 बार इंडिया लेवल का पुरस्कार ले चुका, हम आगे हैं गेहूं में। तो उससे हमारे कृषि कर्मणा पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है मध्य प्रदेश को, और मुख्यमंत्री को मिलता है वो। तो मेहनत तो किसान करता है और पुरस्कार सरकार को मिलता है। तब की सरकार के टाइम पर मध्य प्रदेश नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद का एक हब बन गया है। पानी मिलता नहीं है, बिजली बहुत ट्रिपिंग करती है। इस सारी विषम परिस्थितियों के बाद खाद पर जीएसटी है, स्प्रिंकलर पर जीएसटी है, तमाम चीज़ पर, इस सब के बावजूद भी किसान जी तोड़ मेहनत करके देश को उत्पादन दे रहा है। इससे आगे जब हम दूरदर्शिता में जाते हैं तो नियोजन की बात आ गई कि फसलों का नियोजन क्या हो रहा है, यूनियन की अपनी नीतियां क्या होंगी, अनुशासन से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि किसान के मुश्किल वक्त में जिस तरह इतिहास में आप देखेंगे कि साहूकार से वो मदद लेता था, तो क्या यूनियन भी इन लोगों को क्रेडिट देने का काम करेंगी? देखिए, साहूकारों का हमने विरोध किया है और कई साहूकारों के खिलाफ छोटी 25, 30, 40 मांगों को पूरा कर देते थे, पर मेजर मांग हमारी वहीं खड़ी रहती थी। इतनी सारी ताकत लगाई, उसकी हवा निकल जाती थी। अब हमने कहा कि छोटी मांग तो हम गर्दन दबा के पूरी करा लेंगे, मगर बड़ी 2 मांगें हैं जिस पर सरकार की सांसें फूल रही हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। वो 2 मांगें हैं। उन 2 मांगों पर से हमारी एक मांग भी पूरी होती है तो हमारा बहुत कुछ काम हो जाएगा। ऋण मुक्ति करें पूरे देश किसानों को, और C2+50 के हिसाब से हमको एमएसपी तय करके सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएं। ये हमारी 2 मुख्य मांगें हैं। इसके लिए हमें संघर्ष करना है एकजुट होकर, और 2023 लास्ट नवंबर से 24 तक हम बड़े पैमाने पर राष्ट्र आंदोलन छोड़ेंगे, जो इससे बड़ा होगा। गुणवत्ता, धार्मिक ऊंच नीच, सद्भाव, संभाव, सबका ख्याल रखा जाएगा, ऐसी आशा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। धार्मिक देश रहेगा तो सब रहेंगे, और देश नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारे लिए, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, देश नादी लड़े पहाड़ों से नहीं होता है। देश वहाँ के नागरिक कितने स्वच्छंद हैं, कितने स्वतंत्र हैं, कितने हष्टपुष्ट हैं, कितने एजुकेटेड हैं, इससे देश बनता है। तो सभी का कल्याण हो और सबके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी यदि बीच में आते हैं तो उनको भी हम आंदोलन के द्वारा हल कराने की कोशिश करेंगे। तो किसान नेता शिव कुमार कक्का जी आज भोपाल यहाँ परमार समिति में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये अधिवेशन 3 दिवसीय है और इस अधिवेशन में यहाँ बहुत हद तक अलग अलग राज्यों से सभी जनप्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ख़ास बात ये है कि इस अधिवेशन के माध्यम से जन सूचना को प्रवाहित किया जा रहा है, जिसमें संगठन के मूल्यों को समाहित करते हुए किस तरह कुशलता से किसानों को मदद दी जाए ताकि फसल की गुणवत्ता, उसकी मात्रा बेहतर हो। सरकार के साथ में मूल्यों के निर्धारण की ये लड़ाई आगे सरल होकर के आगे चलती रहे और लक्षित अपने निर्णय पर अपने लक्षित अंत को हासिल कर सके। किसान आंदोलन के दौरान हुई जिस तरह की दुर्घटनाएं थी, जो बुरी यादें थी, उनको समाहित किए हुए आज का यह अधिवेशन किसानों को एक कुशल निर्देशन देने के साथ साथ संगठन को सुदृढ़ कर एक बार फिर राज्य की सरकार के साथ में अपने तालमेल को स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिस प्रकार मृत किसानों को, जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके लिए ज़मीन आवंटित करने की बात कही गई है, तो 40 एकड़ ज़मीन पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई जाएंगी, जिसमें उन किसानों के परिवार से उनके बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा और उनके परिवारों को समृद्ध करने में उनकी मदद की जाएगी। फिलहाल भोपाल मध्य प्रदेश में मैं अस्मा किसान मजदूर महासंगठन के इस अधिवेशन से सीधे आप सभी के लिए धन्यवाद।
दो